आप लोग को वॉइस मिल रहा है? गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सर। यस सर। ओके, कोई किसी का गुड इवनिंग। क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, आप लोग को इसमें मेन साइंटिफिक डिस्कवर और साइंटिस्ट के जो टॉपिक है उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। पहले थोड़ा सा हम लोगों ने किया था, दो टॉपिक किया था। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। जहां पे भी आपको समझ में नहीं आएगा बोलिएगा, उसको फिर से मैक्सिमम किया जा सकता है। आपको बता कि यहाँ पे जीरो और दशमलव पद्धति जो है वो आर्यभट्ट के समय पे हुआ था। चरक के बारे में बताया था कि आयुर्वेद में जो शल्य चिकित्सा है, ऑपरेशन विधि को भारत में डेवलप किया था। उसके बाद जो बागभट्ट जी है वो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज जो हमारे यहाँ पे हुआ था। अब देखिए अगला है ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। आप लोग साइंस अगर फिजिक्स से पढ़े हो तो आप लोग को मालूम होगा कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। अगर आप लोग अगर साइंस पढ़े होंगे तो आप लोग थोड़ा बता दीजिएगा ऑप्टिकल फाइबर का मैकेनिज्म है किस पर काम करता है। समझ लीजिएगा ऑप्टिकल फाइबर है क्या, तो समझ लीजिएगा। देखिए ऑप्टिकल फाइबर का जो डिस्कवर किया था डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कंपनी ने किया था। और इसका नाम याद रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर भारत में ही इसको खोजा गया था। फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है इन्हीं को। देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि क्या है क्या। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो एक प्रकार का वायर है, तार है। और ये क्या है, आप लोगों ने सुना होगा टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नाम सुने होगा। यानी प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, प्रकाश का जो पूर्ण परावर्तन वाला जो सिद्धांत है उसी पर ये काम करता है। यानी टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उस पर ये काम करता है। अगर मान लेते हैं ये कोई वायर है, समझ लीजिएगा। रिकॉर्डिंग तो हो रहा होगा, आप लोग ध्यान दे रहे होंगे। देखिए ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एक ऐसा वायर होता है जिसके अंदर लाइट फ्लो की जाती है, यानी प्रकाश फ्लो की जाती है। और प्रकाश क्या होता है, यहाँ पे एक एंगल बनाता है जिसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं, यानी क्रांतिक कोण बनाता है। और क्रांतिक कोण बना के यह आगे बहता रहता है, जिससे क्या होता है जो लाइट है यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का जो हरसमेंट होता है, हरसमेंट मतलब जो लॉस होता है वो कम से कम होता है, बहुत ही कम होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है में जो इलेक्ट्रिकल लॉस होता है, आप लोग देखे होंगे जो घरों में वायर लगे होते हैं ना, इसमें लगभग 40 से 50% क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाता है मतलब आपके घर तक आने में। क्योंकि इसमें हीट जनरेट होता है और वो हीट क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि लाइट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो की जाती है। तो इससे क्या होता है लॉस कम होता है। आप लोग देखे होंगे जो कंप्यूटर के जो वायर वगैरह होते हैं उसमें ऑप्टिकल फाइबर लगे होते हैं। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर से भी आगे की बात सोची जा रही है। तो उसमें क्रायोजेनिक जो फाइबर है उसकी बात चल रहा है कि निम्न ताप पर भी क्या है बनाने की बात चल रहा है। लेकिन ये अभी उतना संभव नहीं है क्योंकि ये बहुत, एक तो खर्चा भी बहुत ज्यादा है और दूसरी बात क्या होता है ये हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा भारत में जो ब्रॉडबैंड यानी जो इंटरनेट को बिछाया जाए ना, उसमें इंटरनेट में जो तार होता है यानी वायर होता है वो ऑप्टिकल फाइबर का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो देखिए भारत 2.1, भारत 1.2 जो चला जाए ना, कि हर घर में डिजिटल इंडिया के माध्यम से कि मतलब हर शहरों को हर गांव को क्या है ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करने की बात चल रहा है। तो उसी में क्या है ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जा रहा है। उससे क्या होगा, स्पीड ज्यादा हो जाता है। देखिए क्या क्या होता है, एक होता है आप लोगों का सुने होंगे चालक यानी कंडक्टर, और एक होगा अर्धचालक जिसको सेमी कंडक्टर कहते हैं। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसे अति चालक कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर को क्या जाता है अति चालक कहा जाता है, अति चालक कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चालक अगर आपसे पूछा जाए, ऐसे पूछेगा नहीं फिर भी समझ लीजिएगा, जो हमारा सिल्वर होता है चांदी होता है,
उसका चालकता सबसे ज्यादा होता है। अर्धचालक में आप लोगों ने सुने होंगे जर्मेनियम और सिलिकॉन का नाम सुने होंगे। सिलिकॉन क्या है, कंप्यूटर और मोबाइल में जो चिप्स बनाई जाती है वो सिलिकॉन है, जो अर्धचालक में आता है। और अतिचालक में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर आता है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, अतिचालक में आता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसका जो विकास किसने किया था, डॉक्टर नरेंद्र सिंह कंपानी ने किया था, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगला है प्लास्टिक रोड। प्लास्टिक रोड बनाने की जो कल्पना है, यानी प्लास्टिक जो वेस्ट करते हैं हम लोग, उससे रोड बनाने की कल्पना है। ये भारत के ही वैज्ञानिक ने किया है, सबसे पहले कर्नाटक में इसको किया गया था, शुरू किया था। तो डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन, देखिए सबसे पहले इनको खोज किसने किया था, राजगोपालन वासुदेवन। प्लास्टिक जो हम लोग वेस्ट कर देते हैं उसी को पिघला के रोड के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। आप लोग बताइएगा, उत्तराखंड में एक रास्ता है जो प्लास्टिक और जो वेस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है उससे बनाया गया है, वो आप उस रास्ता का नाम बताइएगा। देखिए ये जो प्लास्टिक रोड बनाया गया ना, सबसे जो बेंगलुरु में बनाया गया था, प्लास्टिक रोड बनाया गया था, हाँ जी, बेंगलुरु में बनाया गया था। और उत्तराखंड वाला बताइएगा, जहां पे आपने सुना होगा जो हमारा पेट्रोलियम है उसके बाई प्रोडक्ट से रोड बनाया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय है, और पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के जो बायो प्रोडक्ट है उनसे रोड बनाई गई है। तो कहाँ पे है उस रोड का नाम, अब लोग अगर होगा बताइएगा, नहीं होगा तो बताएंगे। तो क्या है, जो वेस्ट प्लास्टिक है उससे रोड बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि प्लास्टिक का जो एयर पोल्यूशन जो जितना ज्यादा करता है उस एयर पोल्यूशन से मुक्ति मिले। अब जानते हैं कि जो प्लास्टिक होता है उसका रिसाइकलिंग बहुत लंबे समय में होता है, 500-500 साल लग जाता है प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करना। इसलिए देखिएगा जो जितने भी पतले प्लास्टिक है उनको बैंड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको किसने शुरू किया था, डॉक्टर राज गोपालन वासुदेवन ने भारत में सबसे पहले कौन सा रोड बनाया, प्लास्टिक युक्त रोड बनाया। कौन सा रोड बनाया, प्लास्टिक युक्त। आगे देखिएगा, ये एक प्रकार का पेट्रोलियम के शुद्धिकरण करने के लिए बनाया गया था। भारतीय आविष्कारक है माइक्रोबायोलॉजिस्ट आनंद मोहन चक्रवर्ती ने बनाया है। किसने बनाया है, आनंद मोहन चक्रवर्ती ने बनाया है। इसमें क्या है समझ लीजिएगा, आप लोग ने सुना होगा कि जो बड़े बड़े टैंकर के माध्यम से ये जो तेल है ना उसको अलग अलग देशों में पहुंचाया जाता है, इसको अलग अलग जल मतलब जहाज के माध्यम से। मान लेते हैं कहीं पर अगर इसका लीकेज हो जाए, लीकेज हो जाए तो लीकेज होने पर उस समुद्र में या उस सागर में पूरा तरह से तेल क्या होगा, ऊपर फैल जाएगा। इससे क्या होगा, जो जलीय जीव होगा वो क्या होगा, खत्म हो जाता है, मर जाता है, क्योंकि उसके पंख में, इसके शरीर में क्या होता है, और जो मछलियां वगैरह होता है उसके शरीर में क्या होता है, ये चिपक जाते हैं। और चिपक के क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है उसमें घाव बना के उसको मार डालते हैं, यानी खराब खराब कर देता है। तो इसको करने के लिए ये जो आनंद मोहन चक्रवर्ती जी है, इन्होंने एक बैक्टीरिया की खोज की है, और उस बैक्टीरिया के मदद से जो तेल फैला होता है समुद्र के अंदर, यानी पानी की, आप जानते हैं तेल क्या होता है, पानी से हल्का होता है, इसलिए वो ऊपर होता है। तो उस तेल को वो बैक्टीरिया खा जाएगा, और खा जाने से क्या होगा, समुद्र के ऊपर से जो तेल है वो खत्म हो जाएगा। इससे आप लोग जानते हैं बहुत बार क्या होता है, ये जो जहाज होता है आपस में टकरा जाते हैं और उसमें लीकेज वगैरह हो जाते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा हानि। और दूसरी बात होता है कि जल जहाज मतलब समुद्र के अंदर आजकल बहुत सारे रिसर्च वगैरह हो रहा है, तो उसमें भी क्या होगा, बहुत सारे पेट्रोलियम क्या होता है उसमें आ जाता है। और बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा रिफाइनरी मतलब माइनिंग जो होती है पेट्रोलियम का, वो समुद्र से ही होता है। जैसे आपको पता है कि बम्बई हाई में हो रहा है, बम्बई हाई में क्या है, बहुत ज्यादा पेट्रोलियम का होता है। तो उसमें से अगर कभी रिसाव हो जाएगा तो इस तरह के हो गए। तो पेट्रोलियम को खाने वाला समझ लीजिएगा एक बैक्टीरिया का खोज किया है, आनंद चक्रवर्ती जी ने किया है, जो समुद्र को साफ करने का एक अच्छा तरीका माना जाता है।
तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। देखिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बहुत बड़ा क्रांति लाया है बायोलॉजी में, आप जानते हैं इनके नाम। देखिए इन्होंने सबसे पहले जो जीन होता है हमारे शरीर में, उन जीन को सिंथेसिस किया है, यानी संश्लेषण किया है। जीन को क्या है, बदलाव। आप आजकल आप लोग देखे होंगे, जितने भी आप लोग सब्जी खाते हैं सब क्या है, जीन मॉडिफाइड होता है, जिसको जीएम क्रॉप कहा जाता है। या बहुत सारे एनिमल बनाए जा रहे हैं जिसमें क्या है, जीन को बदलाव किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं जो इंडिया में जो गाय है ना, जो ओरिजिनल गाय है उसको देसी गाय कहते हैं। उसके बाद जो जर्सी कहते हैं जिसको, गाय या बड़े बड़े गाय होते हैं, तो ये वो क्या होता है, हाइब्रिड है, उसमें जीन में परिवर्तन किया गया है। आप लोग नाम सुने होगा डेनमार्क। डेनमार्क में जो गाय होती है ना, 100 लीटर दूध देती है, लेकिन वहां का टेम्परेचर हमारे देश का टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर है, इसलिए वो गाय क्या होता है, हमारे यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते। इसलिए क्या किया वैज्ञानिकों ने, डेनमार्क के गाय का जीन लिया और भारत के गाय का जो देसी गाय है उसके जीन लेके उसका हाइब्रिड बना दिया, जिसको एचबी गाय कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा एचबी गाय। जो भारत में जो देसी गाय को छोड़ के जो ज्यादा दूध देने वाली गाय होता है उसको एचबी गाय कहा जाता है। ठीक है, इसको एचबी गाय कहते हैं। ये कम से कम 25 से 50 लीटर दूध देती है। और डेनमार्क में क्या होता है, 100 लीटर दूध देती है। क्यों? क्योंकि डेनमार्क के गाय को भारत में लाएंगे तो उसको एसी में रखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर का बहुत ज्यादा दिक्कत है। देखिएगा जब डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने क्या किया, पहले समझ लीजिएगा। इन्होंने जीन को क्या है, जीन क्या होता है आप लोग जानते हैं। देखिए जीन क्या होता है, आप हमारे जो सेल होते हैं, कोशिका होता है, कोशिका में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में बहुत सारे क्या होता है, क्रोमेटिन तंतु या फाइबर पाए जाते हैं। इन में क्या होता है, डीएनए होते हैं, और इन डीएनए में क्या होता है, जीन होते हैं। इन डीएनए के ऊपर क्या होता है, जीन। देखिए जीन से मिलकर क्या होता है, डीएनए बनता है, और डीएनए से मिलकर क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं। तो जीन क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो हमारे जो आनुवांशिक होता है, यानी जो रिप्रोडक्शन होता है, आनुवांशिकता का जनक या इकाई कहा जाता है, इकाई कहा जाता है, यूनिट, यूनिट ऑफ हेरिटेज। आनुवंशिकता का इकाई किसे कहते हैं, जीन को कहा जाता है। अब इस जीन में परिवर्तन करने से क्या होगा, अलग अलग तरह के क्या होते हैं, जीव के कैरेक्टर में बदलाव किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर हरगोविंद ने जीन में परिवर्तन करके सबसे पहले एक शीप या भेड़ को बनाया था, और उस भेड़ का नाम था डॉली। ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड पीसीएस में, ध्यान दीजिएगा। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किसमें रिसर्च किया था, भेड़, भेड़ मतलब शीप में किया था रिसर्च। इसमें रिसर्च करके उन्होंने एक नया भेड़ बनाया है जिसमें ज्यादा ऊन दे, ऊन क्या करे, ज्यादा ऊन का प्रोडक्शन कर पाए। आप लोग जानते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के जो भेड़ होते हैं, जिसको मेरिनो भेड़ कहा जाता है, वो सबसे ज्यादा ऊन देते हैं। भारत में ऊन तो देते हैं लेकिन कम ऊन देते हैं, धनेगा। तो इस तरह के जो हाइब्रिड शीप बनाया गया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना का। आप लोगों ने सुना होगा इस समय जीन थेरेपी हो गया है, जीन इंजीनियरिंग हो चुका है, बहुत सारे चीज हो गया। आप लोगों ने जीएम क्रॉप का नाम अभी आपको बताया, जीएम क्रॉप हो गया। उसके बाद आप लोगों ने बीटी क्रॉप का नाम सुने होंगे। तो ये सारे चीज क्या है, जीन में परिवर्तन करके ही क्या है बनाया जा रहा है। जीएम क्रॉप्स हो गया, बीटी क्रॉप्स हो गया, या हाइब्रिड जितने भी चीज होगा सब जीन में होता है। और आगे तो क्या है, जीन चिकित्सा भी बनने जा रहा है, जीन थेरेपी, जिसमें क्या होगा, मान लेते हैं कि कोई जीन इफेक्टेड है, और इफेक्टेड के कारण क्या होता है, किसी को कैंसर हो गया, तो हो सके कि कैंसर वाले जीन को शरीर से अलग कर दिया जाए और उससे शरीर ठीक हो जाए। तो ऐसे भी बात चल रहा है, लेकिन उसकी परसेंटेज अभी बहुत कम है। तो समझ लीजिए जीन क्या होता है, हमारे जो अनुवंशिकता होती है या हमारे जो हेरिटेज होता है, उसका इकाई होता है या यूनिट कहा जाता है। और इसको सबसे पहले सिंथेसिस किसने किया था, डॉक्टर हरगोविंद। इनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था मेडिसिन में, ध्यान रखिएगा। हरगोविंद खुराना का बहुत नाम है इस क्षेत्र में जो बनाया गया था। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, कर्नल हरियाणा में आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे भैंस वगैरह क्या होता है, गाय भैंस का क्या होता है, अलग अलग नस्ल बनाई जा रही है।
जो जीन को मॉडिफाइड करके बनाया जा रहा है। या आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले ब्रिटेन में जीन के परिवर्तन करके क्या होता है व्यक्ति को बनाया गया था, तो वो भी क्या होता है बहुत सारे चीज आप लोग समझते हैं जीन को परिवर्तन करके। अगला है प्रोसेसर। ठीक है, जो सर एक क्वेश्चन पूछना है। तो ये प्रोसेसर को हेलो बनाने वाला व्यक्ति का नाम कौन था? विनोद धाम ने बनाया था। प्रोसेसर इंटेल कंपनी का जो आप लोग प्रोसेसर यूज करते हैं कंप्यूटर वगैरह में, तो वो किसने बनाया था? विनोद धाम ने बनाया था इनको कंप्यूटर। और इन्हें क्या है कंप्यूटर को संचालन करने के लिए पहला माइक्रो प्रोसेसर का श्रेय भी इन्हें जाता है। तो समझ लीजिएगा माइक्रो प्रोसेसर बने होते हैं। बनाने वाला कौन थे? विनोद धाम। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको पीडीएफ दे देंगे, दिक्कत नहीं। आगे आता है जगदीश चंद्र बसु। इनका बहुत ही साइंस में योगदान है। अब क्या योगदान है देख लेते हैं। देखिएगा भारत में उस समय व्यक्ति गुलाम तो होता है भारत, लेकिन इन्होंने क्या बनाया था? संचार के तार बनाए थे। संचार तार जिसको आप कह सकते हैं कि इस समय जो टेलीफोन तार वगैरह होता है या रेडियो में जो इस्तेमाल पहले की जाती थी, इसको बनाया गया था। लेकिन क्या है इसने जल्दी पैटेंट नहीं कर पाया, और पैटेंट नहीं करने के कारण क्या हुआ है ब्रिटेन के एक व्यक्ति जिनका नाम था मार्कोनी, मार्कोनी ने क्या बना दिया? रेडियो बना दिया। वास्तव में देखा जाए रेडियो का जो फंक्शन को सबसे पहले ढूंढा था वो था जगदीश चंद्र बसु ने ढूंढा था। किसने ढूंढा था? जगदीश चंद्र बसु ने ढूंढा था सबसे पहले इसको। रेडियो में जो वायर का इस्तेमाल किया जाता है उसको ढूंढा था। बाद में एक व्यक्ति थे ब्रिटेन के मार्कोनी ने सबसे पहले, आप जानते हैं रेडियो का जनक किसे कहते हैं? मार्कोनी को कहते हैं जनक। लेकिन वास्तव में इस सिस्टम को डेवलप किसने किया था? जगदीश चंद्र बसु ने किया था। इसलिए क्या था बसु को टेलीफोन, रडार, संचार उपग्रह, टेलीविजन और इसके क्या होता है जो तार या वायर इस्तेमाल होता है उसका जनक कहा जाता है। दूसरी बात है जो जगदीश चंद्र बसु ने जो प्लांट है यानी पादप, इस पर भी रिसर्च किया। उन्होंने एक मशीन बनाया था कैस्कोग्राफ, कैस्कोग्राफ बनाया था। इससे उन्होंने मालूम किया था जो हमारा पौधे है, पौधे में क्या है? जीवन है। पौधे भी क्या है? दुख सुख का अनुभव करता है। वो भी गति करते हैं, वो भी मोशन करते हैं, वो सारे चीज करते हैं, वो भी डाइजेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसकी खोज किसने किया था? जगदीश चंद्र बसु ने किया था। यानी पौधे में जीवन है, इसको सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति कौन है? जगदीश चंद्र बसु। कि पौधे में भी बहुत सारे फीलिंग्स होते हैं। आप लोग अगर अपने घरों में पेड़ पौधे लगाते होंगे तो उससे रोज बातें कीजिएगा, देखिएगा उस पेड़ पौधे में कितनी ताजगी रहता है। और एक पौधा ऐसा लगाइएगा जिसके पास कभी आप मत जाइए, देखिएगा उसमें क्या अंतर दिखाई देगा। इसलिए बोलते हैं कि किसान क्या होता है हमेशा खेतों में रहना चाहिए। किसान अगर खेतों में रहेगा खेत की क्या होगा? बढ़िया होगा, अनुभव नहीं मिल पाता। तो पौधों में जो अनुभव है यानी फीलिंग्स है, उसको बताने वाला व्यक्ति कौन थे? जगदीश चंद्र बसु। और जो संचार तार का विकास किसने किया था? जगदीश चंद्र बसु। लेकिन पैटेंट नहीं कर पाया। और अलमारी रखी है जो इस साइड पर, या इस साइड देख रहे हैं वहीं पर होंगे सारे कच्चे। मैंने हाँ, कोई कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का? क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिएगा। उसके बाद देखिएगा मनु प्रकाश ने क्या बनाया था, इसकी खोज किया था। यानी जो फोल्ड पेपर बनाने का जो इस्तेमाल किया था, फोल्ड स्कोप, इसको फोल्ड स्कोप कहते हैं, तो उसको बनाया था क्या? मनु प्रकाश ने बनाया।
क्या बना था, फोल्ड स्कोप। एक कागज है, उसको अलग अलग विधि से उसको क्या है प्रिंट करने की जो तकनीक खोजा गया था वो क्या है, मनु प्रकाश जी ने किया था, जिसको माइक्रोस्कोप बना था। क्या बना था, माइक्रोस्कोप बनाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया था, मनु प्रकाश ने किया था। माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया था, मनु प्रकाश ने किया था। अगला बोतल कैप फिल्टर। देखिए जो बोतल कैप फिल्टर जो है इसको बनाया था निरंजन कारगी ने बनाया था। और ये क्या है, पानी के शुद्धिकरण में इस्तेमाल होता है। जो दूषित पानी होता है, जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, उसको क्या है प्यूरिफाइड करने के लिए बनाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बोतल कैप किसने बनाया था, बोतल कैप फिल्टर, तो ये है निरंजन कारगी ने बनाया है। जैसे आरओ टाइप का है, लेकिन आरओ अलग है और ये अलग है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अभी देखिए आरओ को भी बंद करने की बात चल रहा है, क्योंकि उसमें पानी का शुद्धिकरण नहीं हो पाता है, उसमें मिनरल्स खत्म हो जाता है, तो आरओ धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो इस तकनीक को किसने बना था, निरंजन कार्की के द्वारा बनाया गया था, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है सीवी रमन। सीवी रमन का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा। सीवी रमन के बारे में आप लोग जानिएगा। ठीक है, जो सीवी रमन है, चंद्रशेखर रमन, इन्होंने रमन इफेक्ट के बारे में खोज किया था। रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव के बारे में खोज किया गया था, और इसके लिए 1928 को इनको नोबेल प्राइज मिला था। और इन्हीं के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। साइंस डे किसके ऊपर मनाया जाता है, जिस दिन सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था उसी दिन को क्या है यादगार के रूप में मनाने के लिए क्या है विज्ञान दिवस या साइंस डे के रूप में मनाया जाता है 28 फरवरी को। प्रत्येक साल 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, साइंस डे या विज्ञान दिवस उसको मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बताइए। हेलो सर। हाँ बताइए, मैं सुन रहा हूँ। हेलो। हाँ सर, ये क्वेश्चन पूछना है, जैसे ये साइंटिस्ट हैं और इनकी ये जो ईयर दे रखे हैं कि इनको नोबेल प्राइज मिला था, सर ऐसे करके क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से साइंटिस्ट को कब नोबेल प्राइज मिला। नहीं नहीं, नोबेल प्राइज ऐसे नहीं पूछेंगे, मैं ये तो बता रहा हूँ क्योंकि आपके कोर्स में नोबेल प्राइज है नहीं। ठीक है, नोबेल प्राइज आपसे नहीं पूछेंगे, इस ऐसे पूछेंगे तो फिर उसको और ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसे तो मेंशन नहीं है, लेकिन क्या है नोबेल प्राइज हमारे यहाँ पे किन किन साइंटिस्ट को दिया है आपको पीडीएफ दे देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछने का तो देखिए, क्वेश्चन का पूछने का हर तरह का इससे संभव है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखिएगा नोबेल प्राइज किनको किनको मिला है हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट को, उनको आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा। उसमें रटने वाला चीज है, उसमें कोई पढ़ने बनने वाला चीज नहीं है। देखिएगा फर्स्ट नोबेल प्राइज यानी साइंस में, अगर आपको ध्यान रखिएगा साइंस में पहला नोबेल प्राइज सीवी रमन को दिया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, पहला दिया गया था इन्हीं को। अभी आपको बताया था कि जो खुराना जी है उनको भी नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं चंद्रशेखर सुब्रमण्यम जी को मिला है, वो बताऊंगा, उसमें भी आपको बताऊंगा कि उनको ये जितने नोबेल प्राइज है ना वो सब इसमें आ जाएगा, इसलिए आपको बता दूंगा किनको इनको मिला है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अभी चंद्रशेखर सुब्रमण्यम को बताऊंगा जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में खोज किया था, जो तो वो भी क्या होता है इसी के अंतर्गत है, आपको बता दूंगा। उसमें जितने भी साइंटिस्ट है उसको बता दूंगा कि कौन कौन को इसको कब नोबेल प्राइज मिला है। पूछ सकते, क्वेश्चन पूछ सकते, क्वेश्चन पूछने का तरीका है। तो 28 फरवरी को यानी 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है। और रमन इफेक्ट आप लोग जानते हैं, फिजिक्स पढ़े हैं कि अगर जो हमारा लाइट होती है, तो लाइट क्या होता है, ये जब किसी प्रिज्म वगैरह में इसको डाला जाता है फ्रिज में, तो ये क्या होता है उनके जो रंग होते हैं उन रंगों के क्या होता है अलग अलग जो तरंग धैर्य होते हैं, उस तरंग धैर्य के अलग अलग क्या होता है
ये अलग अलग हो जाते हैं, तो इसको क्या होता है, रमन इफेक्ट कहते हैं। कि ये आप लोग जानते हैं। देखिए हमारे जो लाइट है, लाइट में केवल 7 रंग ही नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे रंग होते हैं, लेकिन क्या है 7 रंग को क्या होता है डिफरेंस करना आसान होता है, इसलिए ये अलग अलग हो जाता है। वायलेट ऊपर होता है और नीचे रेड होता है। और आप लोग देखे होंगे कि रेड और वायलेट के जो तरंग दैर्ध्य होता है जिसको वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ क्या होता है वायलेट का कम होता है और रेड का क्या होता है ज्यादा होता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे जितने भी डेंजरस पॉइंट होता है यानी खतरे वाला जो स्थान होता है, उसमें जो स्प्लिटिंग वगैरह होता है वो रेड का कम होता है और वायलेट का क्या होता है ज्यादा होता है। इसलिए खतरे वाला जो निशान होता है वो हमेशा लाल रंग का बनाया जाता है। स्प्लिटिंग का मतलब फैलना यानी फैलाव, तो बैगनी का फैलाव ज्यादा होता है, लाल का कम होता है। तो यही चीज उन्होंने बताया था, और इससे इससे क्या होता है बहुत सारे क्या होता है हमारे जो खोज होते हैं वो सारी चीज क्या आता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसके साथ एक चीज और समझिएगा, सीवी रमन जी है ना, तो इनको भी पहला वैज्ञानिक है भारत का जिनको भारत रत्न दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला वैज्ञानिक जिनको भारत रत्न दिया गया था वो सीवी रमन है, और नोबेल प्राइज भी इनको पहली बार मिला था। नोबेल प्राइज भी क्या है इनको पहली बार मैंने पहले वैज्ञानिक के रूप में मिला था। आप लोग जानते हैं कि नोबेल प्राइज सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था, वो साहित्य पे मिला था, लिटरेचर में मिला था। लेकिन अगर साइंस में मिला है तो क्या है सीवी रमन जी को मिला है। और भारत रत्न भी क्या है सबसे पहले सीवी रमन जी को मिला है, बाद में बहुत सारे और साइंटिस्ट हैं उनको भी मिला है, लेकिन पहला मिला है आपका सीवी रमन जी को मिला है। तो इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। और साइंस डे भी क्या है इन्हीं के जो डे है उसी पे मनाया जाता है। ये देखिए स्पेक्ट्रम यानी व्हाइट लाइट क्या आता है, अलग अलग प्रकार से ये स्प्लिटिंग हो जाता है, ये इसके बारे में आप लोगों को बताया। उसके बाद आता है होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा के बारे में आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में इनका नाम। क्वांटम सिद्धांत, फिजिक्स बारे में जानते हैं क्वांटम सिद्धांत क्या होते हैं, क्वांटम भौतिकी जिसे कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स जिसे कहते हैं, और परमाणु फिजिक्स यानी एटॉमिक फिजिक्स जिसे कहते हैं, इनके ज्ञाता थे। और भारत में जो परमाणु ऊर्जा और या परमाणु परीक्षण के बारे में जितने भी खोज किया गया है उसका जनक माना जाता है। यानी भारत में जो परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है, परमाणु ऊर्जा का जनक मानिएगा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा का जनक यानी भारत में जो परमाणु ऊर्जा है इसका जनक क्या है, इसी को माना जाता है। परमाणु ऊर्जा का जनक क्या है, होमी जे भाभा को माना जाता है, होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है, परमाणु के क्षेत्र में इनको माना जाता है। देखिएगा भारत में 3 व्यक्ति का रहस्यमय रूप से मृत्यु हुआ है, उसमें होमी जहांगीर भाभा का भी हुआ है, क्योंकि ये परमाणु बम पे काम कर रहे थे। तो अमेरिका उस समय नहीं चाहते थे कि भारत भी परमाणु शक्तिशाली बने, तो इनका जो जिस यूरोप में जिस जहाज से यात्रा कर रहे थे वो पूरा जहाज ही क्रैश करवा दिया गया था। लेकिन आधिकारिक अभी कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं इसे, तो समझिएगा। देखिए एक तो परमाणु ऊर्जा का इनको जनक कहा जाता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, परमाणु बम का जनक किसे माना जाता है भारत में, बोलो, क्योंकि इनका डेथ बहुत जल्दी हो गया था। एक व्यक्ति थे रमन्ना, ये साउथ इंडियन है। तो रमन्ना को क्या है भारत में परमाणु बम का जनक माना जाता है, और परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है, होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। भाभा रिसर्च सेंटर कहाँ पे है आपके, पुणे में है, ध्यान रखिएगा। भाभा रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, पुणे में है। और भारत में पहला ऊर्जा परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाया गया था कहाँ पे, महाराष्ट्र के सतारा में बनाया गया था। महाराष्ट्र के सतारा में बनाया गया था पहला रिएक्टर, और उस रिएक्टर का नाम क्या था, अप्सरा।
तो भारत में पहला रिएक्टर कहाँ बनाया गया था? महाराष्ट्र बनाया गया था, सतारा में बनाया गया था। और इस रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा, जो पहला परमाणु रिएक्टर है। और बाकी परमाणु रिएक्टर आपको बताया था, फिर भी एक बार याद कर लीजिएगा। एक तो महाराष्ट्र में इस समय दो है, एक तो सतारा में है और एक क्या है, जैतपुर में है। महाराष्ट्र में दो है, सतारा और जैतपुर। उसी प्रकार से तमिलनाडु में भी दो है, एक है कुडनकुलम और एक है इंदिरा गांधी परमाणु रिएक्टर। तो दो राज्यों में दो दो है। एक है आपका कर्नाटका में है, जिसको कैगा कहते हैं। कर्नाटका में कौन सा है? कैगा। उसके बाद राजस्थान में एक है, जिसको रावत भाटा कहते हैं। रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान में है। उसके बाद आपका आता है गुजरात में एक है, जिसको काकरापाड़ा कहते हैं। काकरापाड़ा में क्या है? गुजरात में है। और एक उत्तर प्रदेश में है, जो नरोरा, जिसको बुलंद शहर कहते हैं, नरोरा में है। तो ये कुल मिला के भारत में क्या है? परमाणु रिएक्टर है, जहाँ पे परमाणु ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। और भारत में धीरे धीरे परमाणु ऊर्जा का जो मांग है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें नॉर्मल में क्या होता है, वायु पोल्यूशन नहीं होता है, यानी एयर पोल्यूशन नहीं होता। अगर इसमें रेडिएशन हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। तो रेडिएशन का खतरा इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो परमाणु बम का जनक रमन्ना को कहा जाता है, और परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहते हैं? आपका होमी जहांगीर भाभा जी को कहा जाता है। पहला रिएक्टर कहाँ बनाया गया था? सतारा में, जिसका नाम क्या है? अप्सरा है। जिसका नाम क्या है? अप्सरा है। तो ये ध्यान दीजिएगा। और भाभा परमाणु रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये आपके महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। वहाँ पे क्या होता है, इसका रिसर्च वगैरह की जाती है, जो परमाणु के ऊपर। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुने होंगे, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। जीवन परिचय यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने क्या किया है उसको ध्यान रखिए लाइफ में। इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। देखिए इन्होंने क्या है, भारत में क्या है, जो डीआरडीओ होता है, डीआरडीओ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डिफेंस यानी भारत में क्या है, जो डिफेंस है यानी रक्षा अनुसंधान रिसर्च के सेंटर है ये डीआरडीओ। वहाँ पे साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या है, बहुत सारे मिसाइल बनाए। और भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भारत में क्या है, जो 11वें राष्ट्रपति थे 2002 से लेके 2017, कहाँ कब से कब तक थे? 2002 से लेके 2007 तक, सॉरी 17 बोल रहा हूँ, 7 तक राष्ट्रपति। 7 तक क्या है, राष्ट्रपति रहे, और उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। आप लोग बताइएगा, भारत में मिसाइल वुमेन किसे कहते हैं? मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन तो सब लोग जानते हैं, मिसाइल वुमेन किसे कहते हैं? इनका मेन काम था अग्नि सीरीज। आप लोग जानते हैं भारत में अग्नि सीरीज जो बनाए जाते हैं, अग्नि सीरीज में जितने भी 1 2 3 4 5 करके बनाया जा रहा है, तो अग्नि सीरीज को इन्होंने स्टार्ट करवाया था इनके नेतृत्व में। देखिए भारत में जो मिसाइल है, वो 5 प्रकार के मिसाइल है भारत में। एक का नाम सुना होगा आकाश, एक दूसरे का नाम सुना होगा आप लोगों ने पृथ्वी, तीसरे का नाम सुना होगा नाग, चौथे का नाम सुना होगा त्रिशूल, और पांचवे का नाम सुना होगा अग्नि। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है, पटना याद रखिएगा, ये याद हो जाएगा। आकाश, पृथ्वी, नाग, उसके बाद त्रिशूल, अग्नि, ये 5 है भारत के पास मिसाइल। देगा। तो ये जो अग्नि सीरीज है, इनका देन माना जाता है, जो अग्नि। और अग्नि सीरीज में देखिएगा, जो अग्नि 5 है, इसको कॉन्टिनेंटल मिसाइल कहा जाता है।
कॉन्टिनेंटल मिसाइल का मतलब होता है दूसरे महाद्वीपों को भी क्या होता है मिसाइल के माध्यम से रेंज में लाना। जैसे भारत क्या है चीन या रशिया तक क्या है मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, मतलब वहां पे मार सकते हैं, मारक क्षमता कर सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, तो अग्नि 5 क्या है कॉन्टिनेंटल मिसाइल कहा जाता है, इनको महाद्वीपीय मिसाइल कहा जाता है, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक वार किया जा सकता है। तो इनको देखिएगा। दूसरी बात है कि एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में जो 1998 में भारत में जो परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में, उनका भी हेड रहे हैं। पोखरण में जो किया गया था, जो भारत का दूसरा टेस्ट था, इनका नेतृत्व भी किसने किया था, एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में किया गया। तो इनका माना जाता है कि मिसाइल के क्षेत्र में भारत में आत्मनिर्भरता जो बना है। देखिए इस समय भारत क्या है अंतरिक्ष में और मिसाइल में लगभग आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। आप लोगों ने सुना था अभी लखनऊ और झांसी वगैरह में और कर्नाटक में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर में क्या होगा कि इन तरह के क्या होता है डिफेंस से संबंधित चीजों को बनाया जाएगा, या मिसाइल हो और बाकी। तो जो मिसाइल है, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। और जो मिसाइल वुमेन है उसका नाम लिख लीजिएगा, थॉमस ट्रेसी। ये जो थॉमस ट्रेसी है ये अग्नि 5 के डायरेक्टर रह चुकी है। मतलब अग्नि 5 जब बनाया गया था उसके डायरेक्टर कौन थी, थॉमस ट्रेसी है, उनको मिसाइल वुमेन कहा जाता है। तो इसको दोनों को याद रखिएगा। और एपीजे अब्दुल कलाम के बहुत सारे किताबें हैं, आप लोग जानते हैं अग्नि की उड़ान हो गया, बहुत सारे किताब है, उनको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई का मेन फोकस था अंतरिक्ष विज्ञान, यानी स्पेस साइंस पर उन्होंने काम किया। भारत में जो इसरो का जनक इसे कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, इसरो का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसरो का जनक, इसरो का जनक। इसरो कब बना था, 1969 में बना। इसरो का जनक हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलोर या बेंगलुरु इसे कह सकते हैं। तो इसरो का जनक किसे कहा जाता है, विक्रम साराभाई को कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले भारत में क्या है जितने भी रॉकेट वगैरह है, सैटेलाइट है, उसका निर्माण करने के लिए अपना शोध कार्य किए हैं। इनको ध्यान रखिएगा। भारत में इसरो का जनक इन्हें कहा जाता है।